everybody, welcome to Magnet Brains. This is Shweta Thakur, your social science educator. Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, that to be free of cost. We also provide you CBSE and other state board like UP, Bihar, MP, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के fully organized courses with daily practice paper and हमारे पास ई बुक्स और ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का हमारा जो चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। हम MIQs डिस्कस करेंगे किसके मैम? मनी एंड क्रेडिट के। और क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? Which of the following statement is an essential feature of the barter system? इनमें से कौन सा जो है एक essential feature है किसका मैम? barter system का। और barter system क्या होता है? जब हम good के बदले में good exchange करते हैं। क्या करते हैं मैम? जब हम good के बदले में क्या exchange कर रहे हैं? good। या सर्विस के बदले में क्या कर रहे हैं? गुड। या सर्विस के बदले में क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? ठीक है, किसी भी तरीके से। लेकिन इसमें एक चीज नहीं आ रही है, क्या? मनी नहीं आ रहा है। तो वो क्या है आपका? बार्टर सिस्टम। राइट। तो अगर हम लोग देखें, money can easily be used to buy any commodity or service. मनी जो है वो easily यूज होता है खरीदने के लिए, कोई भी commodity और सर्विस के लिए। अगर हम लोग बात करें, the barter system is based on the double coincidence of want। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या है? मनी कैन इजिली बी यूज टू बाय एंड कॉमोडिटी और सर्विस। देखिए बार्टर सिस्टम में मनी की तो बात आती ही नहीं है। अब देखिए यहाँ बोला बार्टर सिस्टम इज बेस्ड ऑन द किसके बेसिस पे? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। कहने का मतलब ये है कि बार्टर सिस्टम में ये एक शू मेकर है जिनके पास एक शू है, इनको बदले में चाहिए क्या? वीट। ठीक है, अब इनको जो है एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसको जो शूज के बदले में क्या लेना हो? वीट हो। तो दोनों की जो है रिक्वायरमेंट सेम होगी तभी तो चीजें एक्सचेंज होगी। तो इसको क्या बोलते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बोलते हैं। राइट। तो यस, द बार्टर सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के बेसिस पर होता है। द बार्टर सिस्टम प्रोमिसेस पेमेंट एट लेटर। नहीं, पेमेंट्स की तो बात ही नहीं है, लेटर की। अगर हम बात करें बार्टर सिस्टम हेल्प्स द पीपल टू बाय एंड सेल गुड इजीली एंड क्विकली। वो तो मैम मनी की हेल्प से होता है, बार्टर सिस्टम से नहीं होता है। तो बार्टर सिस्टम जो है वो बेस होता है ऑन द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ऑप्शन नंबर बी जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। Which one of the following is the formal source of credit? इनमें से कौन सा फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है? ट्रेडर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। हमसे क्या पूछा है? फॉर्मल सोर्सेज। हमारे पास दो सोर्सेज ऑफ क्रेडिट होते हैं, एक फॉर्मल सोर्स होता है, एक इनफॉर्मल सोर्स होता है। राइट। ठीक है, तो फॉर्मल सोर्स में अगर हम लोग बात करें क्या है हमारा? फॉर्मल सोर्स की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या हो गए हमारे मैम? बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव्स हो गए, राइट। इनफॉर्मल सेक्टर में देखें तो हमारे फ्रेंड्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, आपके ट्रेडर्स हो गए। राइट। तो देखिए फॉर्मल सोर्सेज और इनफॉर्मल सोर्सेज में अगर देखें मैम, फॉर्मल सोर्सेज में हमारे बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स हो गए, इनफॉर्मल सोर्सेज में फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए। तो अगर हम लोग देखें इनमें से कौन सा एक फॉर्मल सेक्टर का पार्ट है, तो मैम हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर्स। ऑप्शन नंबर बी जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
What do people do with the extra cash in hand? अब भाई आपके हाथ में एक्स्ट्रा कैश है। देखिए एक्स्ट्रा कैश की बात यह है कि मान लीजिए मुझे एक फिक्स सैलरी मिल रही है, उस फिक्स सैलरी में से जितना मुझे यूज करना था मैंने यूज कर लिया। अब जो मेरे पास एक्स्ट्रा कैश मिला हम उसको क्या करेंगे मैम, हम उसको बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, वो हमारा सेविंग हो जाएगा, राइट। तो देखिए दे डिपॉजिट इट विद वन ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स। इनफॉर्मल लेंडर्स के पास क्यों करूंगी मैं, मनी लेंडर के पास। रिलेटिव्स के घर में अपना पैसे क्यों रखूंगी, फ्रेंड के घर में क्यों रखूंगी, ऑब्वियसली मेरा पैसा है ना, मैं अपने पैसे को अपने नाम के बैंक अकाउंट में डालूंगी। They deposit it with NGO, no ma'am. They deposit it with the bank manager. बैंक मैनेजर को क्यों दूंगी मैं अपने पैसे, बैंक मैनेजर का काम है उस पूरे बैंक को मैनेज करना, लेकिन मेरे पैसों के लिए अकेले थोड़ी है वो, ठीक है। They deposit it with the बैंक्स को डिपॉजिट करूंगी by opening a bank account in their names. तो अपने नाम का मैं बैंक अकाउंट खोलूंगी और उसमें मैं उसको डिपॉजिट कर दूंगी, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे हम अपने पैसे को क्या करेंगे, सेविंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ करेंसी अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस फ्रॉम ओल्डेस्ट टू रिसेंट यूज। देखिए पुराना एक टाइम, सबसे पहले जो है कोई भी हमारे पास करेंसी नहीं होती थी, बार्टर सिस्टम चलता था, गुड के बदले गुड एक्सचेंज होता था, कोई ग्रेन्स हो गए, लाइफ स्टॉक हो गया, इस तरीके से चीज़ों को बदला जाता था आपस में। तो पहले जो है अगर हम देखें ग्रेन्स एंड कैटल्स हो गए। आपको पता है अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ कॉइन्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो कॉइन्स चले थे वो पंच मार्क्ड कॉइन्स थे मैम, पंच मार्क्ड कॉइन्स। अगर उसके बाद आपसे पूछा जाए, ठीक है, पंचमार्क कॉइन्स के बाद पूछा जाए तो हम बात करते हैं उसके बाद क्या आया, पंचमार्क कॉइन्स के बाद मैम वहां पर अब डेवलपमेंट हुई, अब हमारे पास प्रीशियस करेंसी, प्रीशियस मेटल के कॉइन्स आने लगे। जैसे कि एक टाइम था प्रीशियस मेटल्स के कॉइन्स भी देखने को मिले। कैसे मैम, आपको सिल्वर के, गोल्ड के, कॉपर के कॉइन्स भी उस टाइम देखने को मिलते थे, अब नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कॉइन्स हो गया, उसके बाद आने लगे क्या मैम, पेपर करेंसी। क्या है अब हमारे, पेपर करेंसी आई। राइट, तो पेपर करेंसी आई। और क्या आया, पेपर करेंसी के बाद मैम अगर हम लोग बात करें नेट बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट। आज हम डिजिटल पेमेंट्स करते हैं, है ना, हम सारी पेमेंट्स मैक्सिमम कैसे करते हो, आप डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू करते हो। तो देखो कैसे जो है इवैल्यूएट हुआ क्या हमारे जो करेंसी है। पहले ग्रेन्स एंड केटल्स की फॉर्म में, मतलब कोई कॉइन्स करेंसी कुछ नहीं है, इन चीज़ों में एक्सचेंज हो रहा था। ये क्या था, बार्टर सिस्टम का एक पार्ट है जिसमें चाहिए होती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन, राइट। उसके बाद आए मैम हर तरीके के कॉइन्स, पहले शुरू में आए पंचमार्क कॉइन्स, फिर हमारे प्रीशियस मेटल के कॉइन्स आए, फिर पेपर करेंसी आई और बाद में नेट बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट्स जो है वो आज हम लोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा हमारा, ग्रेन्स एंड केटल ऑप्शन नंबर 2, फिर 3, 1 एंड फिर 4 नेट बैंकिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, टर्म्स ऑफ क्रेडिट डू नॉट इंक्लूड। हम क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, जो कौन दे रहा है, लेंडर जो है, वो एक एग्रीमेंट है, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन किस किस के, लेंडर और बोरोवर के। लेंडर कौन, जो पैसा उधार दे रहा है, और बोरोवर कौन, जो पैसा उधार ले रहा है। तो लेंडर एंड
किस प्रॉमिस के साथ, प्रॉमिस ये है, प्रॉमिस तो अच्छा तब होगा किस प्रॉमिस के साथ कि फ्यूचर में जो है वो उसको रीपे करेगा अमाउंट, राइट। अब मैं किसी को जो है क्रेडिट दे रहे तो ऐसे ही क्रेडिट दे देंगे, कुछ टर्म्स तो होगी ना मैम, कुछ टर्म्स तो होगी, तो उनको हम बोलते हैं क्या, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट में अगर हम लोग देखें, टर्म्स ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें, क्या क्या चाहिए था, इंटरेस्ट रेट कितना है, राइट, इंटरेस्ट रेट कितना है, उसके साथ आपका क्या देखा जाएगा इसमें, इंटरेस्ट रेट के बाद हम क्या देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, कोलैटरल देखेंगे, क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट किया जा रहा है, कौन सा एसेट दिया जा रहा है, साथ में जिसके बिलीफ पर ट्रस्ट पे जो है क्या करें कि अमाउंट दे सकें, कोलैटरल हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, और मैम और अगर हम लोग बात करें मोड ऑफ रीपेमेंट, किस तरीके से वो अमाउंट रीपे किया जाएगा, कोई इसी बिलीफ पे दे रहा है ना, किस बिलीफ पे मैम, रीपे के। तो अगर हम देखें इसमें हमारा क्या आता है, तो देखिए इंटरेस्ट रेट, यस मैम ऑफ कोर्स हम क्या देखेंगे, इंटरेस्ट रेट कितना है, हाई है, लो है, कोलैटरल देखेंगे, एंड मोड ऑफ रीपेमेंट हम लोग देखेंगे, राइट। चलिए, तो बैंक डिपॉजिट इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होती है, जब हमारा बार्टर सिस्टम होता है तो उसमें मान लीजिए एक शू मेकर है, उसके पास क्या है, शूज है, और उसे बदले में क्या चाहिए, राइस चाहिए, तो उसको क्या ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा पर्सन, एक कोइंसिडेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोइंसिडेंस होना चाहिए, जिसमें एक ऐसा पर्सन जो शूज देना चाहता है और एक दूसरा पर्सन जो बदले में उसको राइस दे सके, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो होता है वो, राइट। तो देखिए, अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज क्या हैं, अग्री हैं, सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटी। अगर देखिए शू वाला बोल रहा है कि ठीक है आप मुझे राइस दे दो, राइस वाला बोल रहा है ठीक है आप मुझे शूज दे दो, तो ऐसे एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें दोनों जो पार्टीज हैं वो अग्री हैं सेल और बाय करने के लिए अपनी अपनी कमोडिटीज को, वो होता है मैम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। चलिए, डिफाइन बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है, बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, एक सिस्टम जिसमें गुड्स के बदले क्या एक्सचेंज हो रहा है मैम, गुड एक्सचेंज हो रहा है, वो होता है हमारा बार्टर सिस्टम। A system of exchange where the goods are being exchanged against the goods, जो गुड किसके बदले एक्सचेंज हो रहा है, गुड के, इट डिपेंड्स ऑन किस पे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जो अभी हमने देखा कि बायर और सेलर जो है वो अग्री करने चाहिए दोनों एक दूसरे की कमोडिटी को लेने के लिए, तब क्या होगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, और वो किस में चाहिए, बार्टर एक्सचेंज में चाहिए। चलिए, चेक क्या होता है, चेक जो होता है एक हमारा क्या है, चेक की अगर हम बात करें, बेसिकली एक पेपर है जिसमें इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि बैंक जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करेगा जिसके नाम पर चेक दिया गया है, टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट। मान लीजिए मेरा एक अकाउंट है, वहां से मैंने किसी एक्स नाम के पर्सन को चेक दिया, तो वो पेपर जो है, मेरा जो चेक है उसमें एक्स नाम के पर्सन लिखा होगा, मेरा नाम नहीं लिखा होगा, एक्स का, कि मैं जो है अपने अकाउंट से किसको पे कर रही हूँ, इस एक्स पर्सन को पे कर रही हूँ। तो चेक जो है बेसिकली एक पेपर है जिसमें इंस्ट्रक्ट किया जाता है किसको, बैंक को, टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट, किसको, फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड, जिसके नाम पर क्या किया गया है, चेक इशू किया गया है। पेमेंट्स कैन बी मेड विद द यूज ऑफ चेक,
इंस्टेड ऑफ कैश। और इसमें जो पेमेंट है वो यूज की जाती है, बनाई जाती है किससे? कैन बी मेड विद द यूज ऑफ चेक इंस्टेड ऑफ कैश के। कैश नहीं यूज होता, सिर्फ और सिर्फ चेक से जो है पेमेंट की जाती है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट की हम बात कर रहे हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें, इट इज अ सेट ऑफ कंडीशन अंडर विच, ये सेट ऑफ कंडीशन है जिसमें जो है अ लोन इज गिवन एंड इट में इंक्लूड, देखिए जब भी हम किसी से क्रेडिट लेते हैं, अभी हमने देखा, तो उसमें कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशंस होती है। सबसे पहले मैं किसी से लोन ले ही रही हूँ या कोई दे रहा हूँ, दोनों के लिए टर्म्स ऑफ कंडीशन मतलब इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं देखूंगी इंटरेस्ट रेट कितना है, कि इंटरेस्ट रेट हाई है लो है, वो देखना मेरे लिए जरूरी है। कोलैटरल क्या है, राइट, वो किस चीज के बेसिस पे मैं वो ले सकती हूँ, राइट। उसके बाद मोड ऑफ रीपेमेंट क्या रहेगा। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? ये आती है टर्म्स ऑफ क्रेडिट में। तो देखिए, it is a set of conditions under which a loan is given, जिस पे जो है, जिसके बेसिस पे लोन दिया जाता। अब इसमें क्या क्या होगा? इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट भी होगी एंड अदर रिलेटेड कंडीशन जिसकी कोलैटरल होगा, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट जो है वो भी आपको देखने को मिलेगी। चलिए, डिफाइन कोलैटरल। कोलैटरल क्या होता है भाई? अगर हम लोग बात करें तो देखिए, कोलैटरल जो है इज एन एसेट दैट बोरोअर ओन्स। किसके पास है? बोरोअर के पास है, जो उधार ले रहा है उसके पास है। वही तो कुछ सिक्योरिटी रखेगा, लेंडर क्यों सिक्योरिटी रखेगा, वो तो ऑलरेडी लोन दे रहा है। तो बोरोअर के पास होता है एक एसेट जिसको कोलैटरल बोलते हैं। यूजेस दिस एज अ गारंटी के तौर पर वो रखता है किसके पास? लेंडर के पास, जब तक कि वो लोन को रीपे ना कर दे। भाई आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं लोन पे कर दूंगा आप मुझे मेरा सामान वापस कर देना। Until the loan is repaid, जब तक कि लोन रीपे नहीं हो जाता। इन केस इफ द बोरोअर फेल्स टू रीपे द लोन, अगर बोरोअर फेल हो जाता है और वो रीपे नहीं करता है लोन को, द लेंडर हैज द राइट टू सेल द एसेट एंड कोलेटरल टू ऑब्टेन द पेमेंट, को ऑब्टेन करने के लिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? डज मॉडर्न करेंसी हैव एनी यूज ऑफ इट्स ओन? क्या मॉडर्न करेंसी का अपना कोई यूज है? ये क्वेश्चन है हमारा। अगर हम लेके अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर, पहले क्या होता था? बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि जो जो मनी है, मतलब हर गुड्स की जो है अपनी एक वैल्यू होती थी। अब राइस के बदले में शूज ले रहे तो शूज की एक वैल्यू है, राइस की एक वैल्यू है। लेकिन अगर हम अभी बात करें, क्या मॉडर्न फॉर्म की जो करेंसी है, जो पेपर नोट है, जो करेंसीज हम यूज कर रहे हैं, कॉइन्स यूज करते, क्या उसकी खुद में वैल्यू? मैम उसकी खुद में कोई वैल्यू नहीं है, अपने में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट। अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड अर्लियर, मैम जो पहले चीजें यूज होती थी, राइट, अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड अप ऑफ प्रीशियस मेटल। पहले की करेंसी गोल्ड की, सिल्वर की, कॉपर की बनी होती थी, लेकिन अब जो है वो करेंसी जो है वो नॉर्मल होती है। एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल, पहले ग्रेन्स होते थे, मतलब अनाज के बदले अब अनाज की तो वैल्यू है ना, कैटल्स की तो एक वैल्यू है ना, they are neither of everyday use. The modern currency is without any use of its own. उसका अपने में कोई यूज नहीं है। अब ग्रेन्स है, ग्रेन्स को तो आप बना के भी खा लोगे, मॉडर्न करेंसी का क्या करोगे? उसका अपने में कोई यूज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? Why is the supervision and of the functioning of formal sources of loans necessary? जो सुपरवाइज किया जाता है, कौन सुपरवाइज कर रहा है? देखिए, हमारी जो कॉपरेटिव्स हैं एंड बैंक जो हैं वो हमारे फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है और उनको सुपरवाइज किया जा रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए, अगर हम लोग देखें, ऐसा
इसलिए किया जाता है कि जैसे एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और ऐसा ना हो कि किसी के साथ भेदभाव हो। एक सेक्शन को तो क्या कर रहे हैं बैंक्स जो है, रिच पीपल्स जो है, बिजनेसमैन है, सारा लोन एक्टिविटीज मतलब उन्हीं के साथ करेंगे, और जो हमारे फार्मर्स हैं या स्मॉल बिजनेस वाले हैं उनके साथ नहीं करेंगे। तो क्या वो ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वो सारी एक्टिविटीज किसको लोन दिया गया, कितने मतलब कौन कौन से ग्रुप्स को लोन दिया गया, कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट पे दिया गया, किस टाइम पीरियड पे दिया गया, वो सारी एक्टिविटी को सुपरवाइज किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अगर हम लोग देखें सुपरविजन of the functioning of formal sources of loans is necessary, मैम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because banks have to submit information to the RBI, RBI को जो है information submit करनी होती है on how much they are lending to, when they are lending to and what interest rate, किसको उधार दे रहे हैं, कितने परसेंट पे दे रहे हैं, कितना इंटरेस्ट रेट है, वो सारी बातें मैम वहां पर वो होती है। इसी एक्टिविटीज को सुपरवाइज किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, हाउ इज मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमने मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी जो होता है उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों लिया? देखिए अर्लियर करेंसी कैसे होती थी, सबसे शुरुआत में अगर हम लोग बात करें मैम कैटल एंड ग्रेन्स के फॉर्म में, केटल्स हो गए मतलब गुड्स के बदले गुड्स, बार्टर सिस्टम मैम, राइट। तो केटल्स हो गए आपके, ग्रेन्स हो गए, इस फॉर्म में क्या होती थी आपकी मॉडर्न करेंसी होती थी। फिर मॉडर्न करेंसी आई प्रीशियस मेटल्स की, प्रीशियस मेटल्स सच एज कौन कौन से मैम, गोल्ड हुआ आपका, सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, और अब है हमारे पास मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी, राइट। हम नेट बैंकिंग की बात करते हैं, राइट। तो अगर हम लोग देखें मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में क्या आता है मैम, हमारे एक तो पेपर नोट्स हो गए, राइट, हमारे जो नोट्स होते हैं, फिर हमारे पास कॉइन्स हो गए। मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड अप ऑफ प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इनकी नहीं बनी होती है। अगर हम लोग बात करें द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी, अपने में उसका कोई यूज नहीं है। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इशू करते हैं करेंसी नोट ऑन द बिहाफ ऑफ किसके, वो ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इशू कौन कर रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन आता है। इशू किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट, और किसके कहने पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर, उसके बिहाफ पे वो इशू करते हैं, अपनी साइड से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं कर सकता है, राइट। एज पर द इंडियन लॉ, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी अथॉरिटी जो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया, वो ही सिर्फ प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कर सकते हैं कॉइन्स की एंड करेंसी की। बाकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल नहीं कर सकता है, वो कंप्लीटली इलीगल है, राइट। सो इसीलिए नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपी। कोई भी अगर हम रुपी में पेमेंट करते तो कोई भी हमें डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने इसे ऑथराइज किया हुआ है, राइट, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट। अब देखिए मान लीजिए मुझे मिलती है एक सैलरी 50,000 रुपीज। अब पहले ऐसे गैस नहीं करना है मैम को इतने ही मिलते हैं, ओके। चलो मान लीजिए मुझे मिलती है एक सैलरी 50,000 रुपीज, जिसमें से मैं खर्च करती हूँ 20,000 रुपीज, ठीक है। अब 20,000 रुपीज के बाद मेरे पास कितना बच गया, 30,000 रुपीज। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक सेविंग के तौर पे उसको डिपॉजिट करवा देते हैं बैंक्स में। तो हमने क्या किया, वो बचा हुआ 30,000 मैंने कहाँ डिपॉजिट करवा दिया, बैंक में,
ठीक है। हर महीने जो भी मेरा खर्चा होता है उसके बाद जो बचता है उसे मैं डिपॉजिट कर देती हूँ बैंक में। तो बैंक वैसे तो एक मीडिएटर का काम भी कर रहा है, राइट। जो मेरे पास सरप्लस अमाउंट था, जो ज्यादा अमाउंट था, उसको बैंक में मैंने क्या किया मैम, डिपॉजिट किया। ठीक है। अब क्या है, ये मेरा ही अमाउंट है जो बैंक के पास जुड़ता जा रहा है। अब मुझे जब जरूरत होगी तो मैं बैंक से निकाल लूंगी। जब मुझे डिमांड है, जरूरत है, मैं उसे क्या कर लूंगी, मैं उसे निकाल लूंगी। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। जब मुझे, मान लीजिए मुझे 40,000 की जरूरत है, मेरा यहाँ पे 2 लाख रुपीस बैंक में बने, तो मैं 40,000 विड्रॉ करवा लूंगी। कब, मेरी डिमांड पे मैं उसको क्या कर लूंगी मैम, मैं उसको बाहर निकाल लूंगी, मतलब विड्रॉ करवा लूंगी। तो इसीलिए जो बैंक में हमारा अमाउंट होता है वो क्या है, डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि जब भी मुझे ज़रूरत है मैं उसको विड्रॉ करवा लेती हूँ। अब इसमें क्या होता है कि जब भी, देखिए हमेशा याद रखिए, जब भी हमारे पास क्या होता है, हम अपनी देखते हैं कि हमारा एक्सपेंस कितने हैं, एक्सपेंस के बाद जो हमारा खर्चा पैसे बचते हैं हम उसको डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में। पर जब हमें ज़रूरत हो हम उसको निकाल भी सकते हैं ऑन आवर डिमांड। तो इसीलिए इसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। तो देखिए, वर्कर्स who receive their salary at the end of each month, जो वर्कर्स होते हैं जिन्हें सैलरीज मिलती है हर मंथ के एंड में, हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। उनके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा कैश होता है शुरुआत में। तो जैसे मैंने बताया, मेरे पास मान लीजिए एक्स्ट्रा कैश है, तो मैं क्या करूंगी, उसको कहाँ डिपॉजिट कर दूंगी, बैंक में डिपॉजिट करूंगी। दिस एक्स्ट्रा कैश इज डिपॉजिटेड विद द बैंक, मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम, मेरे नाम पे एक बैंक अकाउंट है, मैंने उस पर से वो क्या कर दिया, वो डिपॉजिट कर दिया। बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन इंटरेस्ट रेट ऑन द डिपॉजिट। अब बैंक क्या करता है मैम, वो एक्सेप्ट करता है उन डिपॉजिट्स को एंड ऑल्सो पे एन इंटरेस्ट रेट ऑन द डिपॉजिट, और उन इंटरेस्ट रेट पे मुझे क्या पे करता है, इंटरेस्ट भी। आपको पता है कि अब मान लीजिए आप कहोगे मैम वो एक्स्ट्रा पैसा जो था आप अपने घर पे भी तो रख सकती थी। सबसे पहली बात, वो सेफ नहीं है, ठीक है, कभी भी मेरे को मतलब डर रहेगा। दूसरी बात यह है कि क्या मेरे पैसों पे मुझे कोई इंटरेस्ट दे रहा है, मेरे घर में वो डबल तो नहीं हो रहे। हाँ, बैंक में जब हम एक अपना अमाउंट रखते हैं तो बैंक जो है हमें एक लमसम क्या करता है, एक इंटरेस्ट रेट देता है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा, एटलीस्ट मेरे जो पैसे हैं उन पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। घर पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहे, उस मेरी सेफ में उनके साथ कुछ नहीं होने वाला है, बट हाँ बैंक उन पे क्या करेगा, मुझे इंटरेस्ट रेट देगा। तो बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट और उस पर क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। इन दिस वे पीपल्स मनी, इसी तरीके से लोगों का पैसा क्या है, एक तो सेफ है मैम, कहाँ है, बैंक के पास है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड इट अर्न्स एन इंटरेस्ट एज वेल, और उस पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट भी मिलता है। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन, लोगों के पास, टू विदड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, जितना मुझे चाहिए उतना मैं निकलवा भी सकती हूँ, और जब मुझे ज़रूरत है, राइट, जब भी मुझे ज़रूरत है वो जो बैंक में मैंने अपना अमाउंट मतलब जमा करवाया उसको मैं निकाल सकती हूँ। सिंस द डिपॉजिट, जो मैंने पैसे जमा करवाए हैं, डिपॉजिट्स है मेरे इन द बैंक अकाउंट्स, कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, हम उसे कब निकाल सकते हैं, डिमांड पे विड्रॉ करवा सकते हैं। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स, इन डिपॉजिट्स को हम क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि मैम मैं अपनी डिमांड पे उसको बाहर निकलवा सकती हूँ, मतलब अपना पैसा विड्रॉ करवा सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं एक्सप्लेन एनी 3 लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स इन इंडिया। ठीक है, कोई 3 लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स इन इंडिया बतानी है। तो देखिए बैंक जो है, अब अभी हमने क्या देखा था, अगर एक एग्जांपल से समझें, अभी आपने देखा था कि मेरे पास क्या है, एक अमाउंट था 50,000, मेरे पास एक अमाउंट है कितना मैम, 50,000 आपके पास अमाउंट था, जिसमें से मैंने बैंक में डिपॉजिट करवाया था 30,000 अमाउंट। ठीक है, अब ऐसे करके मैं बैंक में अपना अमाउंट डिपॉजिट करवाती रहती हूँ, राइट। अब क्या है कि जो मेरा अमाउंट है बैंक मुझे उस पर क्या दे रहा है मैम, इंटरेस्ट देता है आपको बैंक,
और आपका पैसा वहां पर सेफ भी है, हमें पता है। अब मुझे जब जरूरत है, अब मान लीजिए ये तो मेरा अमाउंट है जो मैं सेव कर रही हूँ, अब कुछ लोग ऐसे, अब मेरे जैसे जो लोग हैं जिनके पास ज्यादा है, वो क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों का डिपॉजिट आते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पैसे की जरूरत भी पड़ती है। तो इन्हीं डिपॉजिट्स में से बैंक क्या करता है, एक मिनिमम 15% अमाउंट तो उनको मैनेज करना पड़ता है, इससे ज्यादा मतलब रखना पड़ता है, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट है ना, मैं कभी भी अपना पैसा मांग सकती हूँ। लेकिन बाकी जो अमाउंट में बचता है उसको जो बैंक है वो यूज करता है एज अ लोन एक्टिविटी। और जैसे मान लीजिए जिनके पास कम है, बैंक उनको लोन देता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स होते हैं। कोई एजुकेशनल लोन है, ठीक है, अगर कोई देखें तो एजुकेशनल लोन हो गया, आपका मैरिज के लिए लोन ले रहे हैं, या हाउसिंग लोन्स है, इस तरीके से नंबर ऑफ लोन्स होते हैं। तो जिसको जरूरत, जिसके पास था, सरप्लस था, उसने कहाँ जमा करवाया, बैंक में। और बैंक ने क्या किया, एक अमाउंट रख के जितना भी है बाकी किस एक्टिविटीज में दे दिया, लोन एक्टिविटीज में, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए। तो जिनके पास कम होता है, बैंक उनको एज अ लोन, बैंक से जब लोन मांगते हैं तो लोन के रूप में उसे देता है। अब यहाँ पर तो बैंक इंटरेस्ट देता है, मेरे पास सरप्लस था, मैंने बैंक में जमा करवाया, बैंक मुझे इंटरेस्ट दे रहा है मेरे पैसों पे। लेकिन जो लोन लेते हैं उनसे बैंक इंटरेस्ट लेता है। तो इस तरीके से क्या होता है, वो बैंकिंग एक्टिविटीज जो है वो आपकी वर्क करती है। तो देखिए लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक इन इंडिया, बैंक यूज अ मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। अब बैंक जो है, जो ज्यादा पैसा होता है, एक्स्ट्रा पैसा जो है, ठीक है, एक अमाउंट सेव करने के बाद बाकी को लोन के लिए यूज करता है। तो बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। बैंक मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। तो बैंक जो है वो यूज करता है डिपॉजिट को टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल, लोगों की लोन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। बैंक जो है वो मीडिएट करता है किस किस के बीच में, अभी मैंने आपको बताया था ये बैंक है बीच में, यहाँ पे किसने एक डिपॉजिट किया, जिसके पास ज्यादा है, यहाँ पे कौन है, इस साइड पे जिसको लोन लेना है, ठीक है। तो जिनके पास ज्यादा उनका तो जमा कर लेता है, और जिनके पास, जिनको जरूरत है उनको लोन्स देता है। तो एज अ मीडिएटर की काम कर रहा है। तो बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस, ठीक है, वो क्या करेंगे, मेरे पास ज्यादा है, मैं क्या करूंगी, अपना डिपॉजिटर्स मींस डिपॉजिट करा दूंगी, और बैंक मुझे उस पर इंटरेस्ट देगा। एंड दोज हु आर इन नीड, और जिनको जरूरत है फंड की, उनको जो है द बोरोवर्स, उनको जो है लोन देगा, राइट, और उनसे इंटरेस्ट लेगा। बैंक्स चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट इज द ऑफर टू डिपॉजिट। देखिए बैंक मुझे भी इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन मुझे कम इंटरेस्ट देगा, और खुद जो है वो ज्यादा चार्ज करेगा, और इसी से जो है बैंक का क्या चलता है, जो उनका मतलब बैंक में जो इनकम आती है वो इसी तरीके से आती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 है, Why are poor households still dependent on informal sources of credit? हमारी जो poor household है वो informal sources of credit पे क्यों depend रहते हैं? अगर हम लोग बात करें informal sources of credit means, अगर हम लोग देखें हमारे मनी लेंडर्स हो गए, या फिर हमारे रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ये किस में आते हैं मैम, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में आते हैं। हम यहाँ बात करें कि ये जो पुअर हाउस होल्ड है ये स्टिल डिपेंड करते हैं किस पे, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे। एक तो सबसे पहले हम बात करें फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, जैसे बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव्स हो गए, इनकी बहुत ज़्यादा कमी है। अगर हम देखें इंडिया में बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स जो है वो इतने नंबर में नहीं है, कहाँ पे, रूरल इंडिया में। दूसरी बात करें कि अब अगर ये मनी लेंडर्स वगैरह, इनको क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, अब बैंक क्या है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मांगता है, तो बहुत मुश्किल होती है मतलब जो हमारे पुअर हाउस होल्ड्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए, और वो डरते भी, और थोड़े से इलिटरेट होते हैं, सभी नहीं, कभी कभी कुछ लोग, वो उनको ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगती है, ऐसा नहीं कि वो लोन नहीं लेते, पर कॉम्प्लिकेटेड लगती है ये प्रोसेस, तो वो कोशिश करते हैं, और मनी लेंडर्स हो गए या फ्रेंड्स हो गए, इनको ये जानते भी हैं, और इनको इजीली वो लोग लोन दे भी देते हैं, लेकिन हाँ इंटरेस्ट रेट हाई चार्ज करते हैं। बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया, मैंने आपको बताया था बैंक्स जो है हर जगह नहीं होते हैं रूरल इंडिया में। इवन इफ दे आर
present, getting a loan from a bank is much more difficult than taking a loan from informal sources. अगर हम लोग बात करें, अगर वो present भी है, मान लीजिए बैंक है भी, गेटिंग अ लोन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल से सोर्सेज. इनफॉर्मल सोर्सेज में तो गए, कुछ कोलैटरल दिया, कुछ भी ज़मीन का पेपर दे दिया, कुछ भी दे दिया और आ गए. लेकिन बैंक जो है अपना पूरा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करता है, उसी के बाद जो है आपको लोन देता है. तो उनको ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लगता है. बैंक लोन रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड अ कोलैटरल, मीन्स एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी लेगा, राइट. एब्सेंस ऑफ कोलैटरल, कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास सिक्योरिटी में रखने को कुछ भी नहीं है तो बैंक आपको लोन नहीं देगा. इज वन ऑफ द मेजर रीजन विच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन. तो बैंक लोन वो ले नहीं पाते हैं. अब वो ले नहीं पाएंगे तो फिर किसके पास जाएंगे मैम? इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के पास जाएंगे, राइट. इनफॉर्मल लेंडर्स लाइक मनी लेंडर नो बोरोवर पर्सनली. मनी लेंडर्स जो होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, गांव के ही लोग होते हैं, वो पर्सनली उनको जानते हैं एंड ऑफर विलिंग टू गिव अ लोन विदाउट अ कोलैटरल. और कहते हैं कि ठीक है आपको दे दूंगा, ये टाइम पीरियड है, इतने टाइम पीरियड में आपने मेरा पैसा वापस करना है. हाँ, बल्कि जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई चार्ज करते हैं. द बोरोअर कैन इफ नेसेसरी, अगर जरूरी है, जो बोरोअर होते हैं अप्रोच द मनी लेंडर को अप्रोच करते हैं इवन विदाउट रिपेइंग देयर अर्लियर लोन्स के अलावा. तो जो बोरोअर्स होते हैं कैन इफ नेसेसरी, अगर जरूरी है तो अप्रोच करते हैं किसको? द मनी लेंडर इवन विदाउट रिपेइंग देयर अर्लियर लोन्स. अगर मान लीजिए एक गरीब इंसान है, पुअर हाउस होल्ड है, उसने पहले का लोन नहीं भी दिया तो भी वो क्या करते हैं, अप्रोच कर सकते हैं मनी लेंडर से कि प्लीज़ हमें इस बार के लिए भी लोन दे दीजिए. और वो उनको जानते हैं तो दे भी देते हैं. हाँ, कंडीशन उनकी भी बहुत हाई होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो उनको लोन दे देते हैं. However, the money lender charge very high rate of interest, keep no records of the transaction and harass the poor borrower. Even क्या होता है, अभी एक टाइम पे तो वो लोग दे देते हैं और ज़रूरत के टाइम तो वो लोग भी ले लेते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक तो हाई इंटरेस्ट रेट रहता है जिसकी वजह से वो डेट ट्रैप में भी फंस सकते हैं एंड नो रिकॉर्ड भी होते हैं एंड हरास द पुअर बोरोवर. इससे हरासमेंट भी करते हैं बोरोवर्स को. चलिए क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप. सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? जो हमारे रूरल इंडिया है वहां पर जो हमारी वुमेन्स हैं 15 to 20 वुमेन्स मिलके चलाती हैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, राइट. अब ये 15 to 20 वुमेन जो है इनके क्या होता है, रेगुलर मीटिंग्स होती है. अब उस रेगुलर मीटिंग्स में ये लोग क्या करते हैं, ये डिस्कस करते हैं लोन एक्टिविटीज़ को. लोन एक्टिविटीज़ देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो मेंबर हैं, जो वुमेन्स होती हैं, वो अपने आप से ही मतलब सारे डिसीजंस लेती हैं. दूसरा, अगर ये बात करें, ये जो रेगुलर इनकी मीटिंग्स होती है जिसमें ये आती हैं अपनी, पहले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की अगर बात करें, ये क्या होता है कि इसमें 15 to 20 मेंबर्स जो ग्रुप होते हैं मिला के वो क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स का एक पार्ट पूल करती है. मतलब अपनी सेविंग्स से जो है डिसाइड करते हैं कि इतना इतना पैसा जो है हम लोग जमा करेंगे और उसके ना रेगुलर मीटिंग्स भी होती है. अब जब क्या होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर रेगुलरली पैसे इकट्ठा करता रहता है बिना किसी रुकावट के, तो बैंक भी उस ग्रुप के नाम पे लोन देना शुरू कर देते हैं, जो कि उन वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा है कि वो कॉपरेट मतलब मिलकर जो है कुछ अपना छोटा मोटा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, चार पापड़ बना रहे, कुछ भी, ठीक है. लेकिन नाम किसके नाम पे लोन मिलता है? ग्रुप के नाम पे. अब छोटी छोटी जो ज़रूरतें होती हैं वो आपस में ही पूरी कर ली जाती है. अगर छोटी छोटी लोन एक्टिविटी जो मनी लेंडर पे डिपेंड होना पड़ता था उन पे नहीं डिपेंड होना पड़ता है, वो उसी लोन अपने ही ग्रुप से लोन ले सकती है बहुत ही मिनिमल चार्जेस पे, राइट. तो देखिए एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप. और हाँ, जब इन वुमेन्स की रेगुलर मीटिंग होती है तो इसमें वो बहुत सारे मैटर्स को डिस्कस करती हैं, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, मतलब बहुत सारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड मुद्दे हो गए. तो वो सारे एक तरीके से उनको एक पब्लिक ग्राउंड मिल जाता है क्या, अपनी बातों को डिस्कस करने के लिए.
Advantages of self-help group. The self-help groups help the borrower to overcome the problem of lack of collateral. अब collateral की वजह से कई बार मनी लेंडर से लोन भी नहीं मिलता, बैंक से भी नहीं मिलता, लेकिन अपने ही ग्रुप में पैसे जमा कराए होते हैं तो वहां से वो बहुत ही कम चार्जेस पर जो है लोन ले सकते हैं. अब collateral की जरूरत उनको नहीं पड़ती है. They can get timely loans for a variety of purpose and at a reasonable interest of rate पे उनको क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है मैम. सेल्फ हेल्प ग्रुप आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर. तो अगर हम देखें सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसके, रूरल पुअर के. नॉट ओनली डू दे हेल्प वुमेन, ना केवल वो वुमेन को सपोर्ट करता है बल्कि मैंने आपको बताया ये सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनती है. मान लीजिए उस ग्रुप के नाम पे जो है बैंक ने लोन दे दिया, वो बैंक एक ग्रुप था जो रेगुलर मीटिंग करता था, उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के बेस को जो है बैंक ने लोन दिया. जब बैंक ने लोन दिया तो बैंक के उस लोन से उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस खोला. अब उस बिजनेस को वो छोटे जो कॉटेज इंडस्ट्री उन्होंने खोली है उसको वो रन कर रही है और ब्यूटीफुली वो क्या बन रही है मैम, वो सेल्फ रिलायंट बन रही है, वो आत्मनिर्भर बन रही है. द रेगुलर मीटिंग्स जो होती है ग्रुप की प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म मिलता है डिस्कस करने के लिए एक्ट ऑफ वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज जैसे कि हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, इन सभी मुद्दों को वो लोग वहां पर डिस्कस करती हैं. क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट कौन से होते हैं मैम, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स होते हैं. इनको कौन सुपरवाइज करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है. इनकी लोन एक्टिविटीज पे वो नजर रखते हैं कि क्या वो जो है सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम तो नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी को तो लोन नहीं दे रहा है, बाकी जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले हैं, फार्मर्स हैं, उनको भी लोन दे रहा है. नहीं, पीरियडिकली जो है इनको अपनी रिपोर्ट्स भी सबमिट करनी पड़ती है किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, कि कितना इंटरेस्ट रेट पे जो है किन किन लोगों को जो है इन्होंने लोन दिया है. राइट, तो देखिए these sources of credit are registered by the government and have to follow its rules and regulation. इस तरीके के जो क्रेडिट सोर्सेज होते हैं मींस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव, इनको जो है गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं. इनकी एक्टिविटी को कौन सुपरवाइज करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को सुपरवाइज करते हैं, नजर इन पे ध्यान रखते हैं. दे जनरली चार्ज लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, इन पे चार्ज करते हैं. देयर मेन मोटिव इज, उनका मेन मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर. क्या है, सोशल वेलफेयर. अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स हैं बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स. इनफॉर्मल सोर्सेज की अगर हम लोग बात करें, इनफॉर्मल सोर्सेज में अगर हम लोग बात करें तो इनफॉर्मल सोर्सेज हमारे मनी लेंडर्स हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारे रिलेटिव्स हो गए. राइट, ये किसका पार्ट है मैम, ट्रेडर्स हो गए. इनफॉर्मल सोर्सेज पर इनको कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा है, ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं आपसे. These include those small and scattered unit which are largely outside the control of the government. अब भाई गवर्नमेंट इनको क्या कंट्रोल करेगी, क्या आपके फ्रेंड्स को कंट्रोल करेगी, रिलेटिव्स को कंट्रोल करेगी, नहीं. ये वो एक्टिविटीज है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर है, इसलिए इनको कोई देखने वाला नहीं है, तो ये अपने मनमाने दाम पर भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी लोन दे सकते हैं. देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज को सुपरवाइज करें. अगर हम बात करें, दे चार्ज मच हायर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, वो चार्ज करते हैं मच हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. देयर मेन मोटिव इज प्रॉफिट मेकिंग है, उनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट मेकिंग. एग्जाम्पल मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, रिलेटिव्स हो गए एंड फ्रेंड्स हो गए. अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, व्हाट इज अ चेक, हाउ डज इट रिप्लेस अ करेंसी. बहुत अच्छा है भाई मैम. चेक जो होता है अगर हम लोग बात करें, एक चेक जो है पेपर इंस्ट्रक्शन है द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट. जो कौन है, बैंक एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करता है द पर्सन्स अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन ड्रॉन. जिसके नाम पर जो है चेक दिया गया है उस पर्सन के अकाउंट से, जैसे मैंने चेक लिखा मेरे अकाउंट से जिस पर्सन को मैंने चेक दिया उसके अकाउंट तक.
द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट, जो हमारे डिमांड डिपॉजिट होते हैं उनके अगेंस्ट जो चेक की फैसिलिटी होती है, मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल द पेमेंट्स विदाउट द यूज ऑफ विड्रॉल। ठीक है, बिना यूज ऑफ विड्रॉल के मतलब कोई पेमेंट नहीं निकालना, कोई पैसे नहीं निकालना है, और हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो पेमेंट्स हैं उनको सेटल कर सकते हैं। फॉर पेमेंट थ्रू चेक द पेयर, जिसने दिया है, हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक। अब मेरा अकाउंट है बैंक के साथ, मैंने क्या किया, अपने नाम मैंने चेक काटा, जिसके नाम पर काटा उसको वो पैसे मिल जाएंगे। मेक्स आउट अ चेक ऑफ अ स्पेसिफिक अमाउंट, द मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एक बैंक अकाउंट से टू अनदर इन कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों में दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा। द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट विदाउट एनी पेमेंट ऑफ कैश, बिना पेमेंट ऑफ कैश से वो कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ कैन द फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स बी मेड बेनिफिशियल फॉर पुअर फार्मर्स एंड वर्कर्स, सजेस्ट एनी 5 मेजर। ये जो फॉर्मल सेक्टर्स है, फॉर्मल सेक्टर्स मींस मैम बैंक एंड कोऑपरेटिव, ये हमारे पुअर सेक्शन के लिए, स्पेशली फार्मर्स वगैरह के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हैं। तो अगर हम देखें, फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स can be made beneficial for poor farmers and workers in the following ways, जैसे कि it is required to create, बहुत ज़रूरी है, awareness among farmers अबाउट फॉर्मल सेक्टर लोन, बहुत ज़रूरी है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों को पता हो कि जो हमारे फॉर्मल सोर्सेज हैं वो कितने ज़्यादा, मतलब लोन एक्टिविटी अगर फार्मर्स को पता हो कि जो वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, मतलब मनी लेंडर से ले रहे हैं, वो कितना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, बैंक जो है उनको रीजनेबल रेट्स पे एक अच्छा अमाउंट दे सकता है। प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग लोन जो है वो ईजियर होनी चाहिए, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन वर्क नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सिंपल, फास्ट एंड टाइमली होनी चाहिए, राइट। अगर हम लोग बात करें मोर नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक जो है वो रूरल सेक्टर, मतलब हमारे जो गांव हैं वहां पर भी होने चाहिए, तभी तो वो लोग अवेयर हो पाएंगे ना, तभी। उसके बाद बैंक्स एंड कोऑपरेटिव शुड इंक्रीज फैसिलिटी, उनको फैसिलिटी इंक्रीज करनी चाहिए, किसकी, प्रोवाइडिंग लोन्स की, ताकि जो है जो लोग डिपेंड है इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट्स पे वो रिड्यूस हो और उनका कोई लॉस ना हो। द बेनिफिट्स ऑफ लोन शुड बी एक्सटेंडेड टू पुअर फार्मर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो बेनिफिट है लोन्स का वो कहाँ पे एक्सटेंड होना चाहिए, पुअर फार्मर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ रिच बिजनेसमैन को मिल रहा है। वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपेंड, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरी वन रिसीव दीज लोन्स, ये बहुत जरूरी है कि सब लोगों को क्या मिलना चाहिए, लोन्स मिलने चाहिए, राइट। चलिए इसी के साथ जो है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं यूट्यूब पर एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं किस पर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर। हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉप कोर्सेज की बात करें, अगर हम लोग सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड की क्लासेस है हमारे पास, वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी हैं, क्रैश कोर्स कराए जाते हैं, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी हैं। With this end of today's session, I hope you like this video. Don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you all next time. Have a nice day.